हाय एवरीवन एंड वेलकम टू J1 वन। आई एम जयंत नागदायर जे कोच। आज के इस सेशन में हम लोग हीट ट्रांसफर वाले पार्ट के पीवाईक्यूज करने वाले पिछले 5 साल के। आपको मालूम होना चाहिए कि हीट ट्रांसफर जे एडवांस में बहुत ही अहमियत रखता है, स्पेशली जब आपको पता होगा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ रेडिएशन के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो वो रॉड वाले क्वेश्चन तो जे मेन में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे रेडिएशन वाले पार्ट पे अच्छे क्वेश्चंस जे एडवांस में ऑफन बनते हैं। और इससे पहले हमने ऑलरेडी अपना थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट थर्मल फिजिक्स के अंतर्गत कर लिया है। थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी और भी जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी इससे पहले डिस्कस हो चुके हैं। चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी J1 ऐप पर। J1 ऐप पर इस सेशन के नोट्स भी आपको पीवाईक्यू खजाना सेगमेंट में मिल जाएंगे, है ना। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट में जे मेन और जे एडवांस के पेपर्स यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, शिफ्ट वाइज, पेपर वाइज। अटेम्प्ट जरूर कर लेना, बहुत सारा फ्री रिसोर्स ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों ये क्वेश्चन है जो कि रेडिएशन का क्वेश्चन है, एंड एज आई सेड कि जे एडवांस में रेडिएशन के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एडवांस के लिए ये कंसेप्ट मतलब बहुत उनको बड़ा मजा आता है पूछने में, है ना। जे मेन में इस पे कम बनते हैं, जे एडवांस में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इंक्लूडिंग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, है ना। तो ये वो वाला पार्ट है, हीट ट्रांसफर वाला पार्ट वो है। इससे पहले हमने थर्मल फिजिक्स ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया, देख लेना। लुक एट दिस क्वेश्चन, फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब हैविंग सरफेस एरिया दे रखा है ना। सोचना मतलब क्या टॉपिक हो सकता है ये। एरिया इज गिवन, ब्लैक बॉडी को कंसिडर करना है, टेम्परेचर इज गिवन एंड पॉइंट सोर्स की तरह उसको मान के चल सकते हैं क्योंकि फिलामेंट बहुत छोटे डायमेंशन का होगा, राइट। फिर रात के टाइम पे एट नाइट लाइट बल्ब इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स एंड प्यूपिल ऑफ द आई इज ऑफ रेडियस 3 mm। तो आईज में वो लाइट एंटर करेगी, है ना, कितने फोटॉन्स एंटर करेंगे, कितनी इंटेंसिटी एंटर करेगी आईज में, इस तरह की चीजें मतलब ऑफन हम प्रैक्टिस भी करते हैं अपने लेक्चर्स में, वही पूछा जा रहा है। तो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है और पहला ऑप्शन देखो क्या पूछ रहा है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो ये पूछ रहा है पावर रेडिएटेड बाय द फिलामेंट यानी कि द सोर्स इज इन दिस रेंज, यस और नो। मल्टीपल करेक्ट के सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ध्यान देना, देखो डायग्राम कैसा बनेगा। इफ इट इज अ ब्लैक बॉडी विच इज पॉइंट साइज ऑफ टेम्परेचर 2500 केल्विन, तो ये ऑब्वियसली एक रेडिएशन एमिट कर रहा है इन ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है। एंड व्हाट डू यू थिंक इज दैट रेडिएशन इक्वल टू अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो सिग्मा ए टी टू द पावर 4 लगा रहा हूं मैं क्योंकि ये ब्लैक बॉडी भी मेंशन्ड है ना। नॉर्मल बॉडी के लिए एक एमिसिविटी फैक्टर आ जाता है, तो ई टाइम्स सिग्मा ए टी टू द पावर 4। नॉर्मल बॉडीज के लिए, तो ब्लैक बॉडीज के लिए ई की वैल्यू 1 होती है। और ये अगर इस रेंज में आता है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो लेट्स मेक द कैलकुलेशन फॉर द फर्स्ट ऑप्शन। सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है, लेट्स यूज दैट ओनली 5.67, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू ही दे रखी है 10 टू द पावर -8 वाली। एरिया कितना है बच्चा, 64 mm स्क्वायर, मतलब 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। एंड टेम्परेचर इज 2500 केल्विन, तो 2500 का टू द पावर 4 करना है ना। अब ये आप देख सकते हो कि पूछी तो बड़ी सिंपल चीज है, लेकिन कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे एफर्ट मानना पड़ेगा। तो मेक श्योर आप इसको कैलकुलेट करें एंड ऑप्शन ए सही है या नहीं इसको वेरीफाई करें, है ना। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, आई डोंट थिंक ए ऑप्शन आपका डाउट होगा। बट अगर नहीं ट्राई किया है तो अभी ट्राई कर लेना एंड यू विल नो दैट दिस कम्स अराउंड 141, है ना। तो दिस कम्स टू 141.7 समथिंग, 0.75, एंड दैट माय फ्रेंड इज नॉट इन दिस रेंज, है ना। तो ये पर्टिकुलर रेंज में तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, मतलब कि ये ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है जी। ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया है, बट ये वैल्यू अपने को और भी कुछ ऑप्शंस में काम में आएगी, जैसे कि बी ऑप्शन को ध्यान देना आप। बी सेइंग रेडिएटेड पावर एंटरिंग इनटू द आई। नाउ देयर इज एन आई जिसका आपको रेडियस दे रखा है, ठीक है ना, एंड ये डिस्टेंस आपको दे रखा है डी, है ना, वे डी इज 100 मीटर्स एंड रेडियस ऑफ द आई यानी कि डायमीटर ऑफ द आई इज 2r। इस तरह से आपको चीजें, या आर ही लिखते हैं एक बार, चलो
ये भी आपको दे रखा है ना। हाउ मच ऑफ दिस इंटेंसिटी एंटर्स इनटू द आई निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। अभी एक पॉइंट सोर्स है जिसकी इंटेंसिटी हर 4 पाई डी स्क्वायर में अवेलेबल है, समझ रहे हो। पॉइंट सोर्स है, पी पावर मान लो उसकी, तो दैट पी पावर कितना इंटेंसिटी बना रहा है एट ए डिस्टेंस डी, दैट इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई डी स्क्वायर, है ना। 4 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं अपन क्योंकि यहाँ पे एक स्फेरिकल एरिया में ये पावर डिवाइड हो रहा है। 4 पाई डी स्क्वायर रेडियस है, और आईज में कितना एंटर कर रहा है, तो हाउ मच ऑफ इट इज एंटरिंग इनटू द आई इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर सेकेंड ऑप्शन बी वी नीड टू कैलकुलेट दिस थिंग, हाउ मच ऑफ दिस पावर या हाउ मच ऑफ दिस इंटेंसिटी इज एंटरिंग इनटू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, है ना। पहले अपन ने इंटेंसिटी लिखा था, इनटू पाई आर स्क्वायर लिया, तो अब ये पावर एंटरिंग इनटू द आई पी डैश हो जाएगा। दिस इज द पावर एंटरिंग इनटू द आई, पी डैश मान लेते हैं इसको, जो कि देखना फिर से ओरिजिनल पावर पी है जो कि 4 पाई डी स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और यहाँ पे कितना एंटर कर रहा है, पाई आर स्क्वायर, है ना। मतलब 4 पाई डी स्क्वायर का एक हिस्सा पाई आर स्क्वायर में कितना पावर पी डैश जा रहा है, दैट इज द एंटरिंग इनटू द आई वाला पावर, ठीक है। तो ये 141 आपने निकाल लिया था, पाई गेट्स कैंसल्ड, 3 mm का स्क्वायर 3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, एंड डी इज 100 मीटर्स में ही है, तो उसका स्क्वायर करके हमारे पास क्या आएगा, है ना। फ्रॉम हियर यू कैन मेक द अप्रोक्सीमेशन। अगर ये कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लेते हो, कर भी लेना एक बार, तो ये वाली कैलकुलेशन देखो क्या आएगी, 9 टाइम्स 141.75, है ना। और 10 टू द पावर आप देखो यहाँ पे -6 एंड -4 -10 में आ रहा है, ठीक है। तो इज दिस समथिंग इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, है ना। इसको एग्जैक्टली भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, बट आप लोग अपने एंड पे प्लीज मेक श्योर इन चीज़ों को कैलकुलेट करें। एंड आई थिंक ये 121 कुछ आता है ना, 127, ये 3.18 है ना। 4 भूल गए ना अपन यहाँ पे, एक 4 और यहाँ पे है, एंड इफ यू डिवाइडेड बाय 4 इट कम्स टू 3.19 प्रिसाइसली, एंड दिस इज 3.19 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। तो क्या बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है बच्चों? क्या आपको समझ में आ रहा है अपन कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहे हैं? सो फर्स्ट थिंग इज हाउ मच ऑफ पावर इज रेडिएटेड ओवर हियर, एंड उसका कितना हिस्सा आईज में जा रहा है। तो ये तो इतना आ रहा है जो मैच नहीं कर रहा है ए ऑप्शन से, लेकिन अपेरेंटली 3.19 या 3.189 ऐसा कुछ आ रहा है, वो इस रेंज में जरूर आ रहा है। तो बी बिकम्स योर करेक्ट आंसर सो फार, ठीक है। बाकी 2 ऑप्शंस भी अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद सी ऑप्शन नाउ। सी के लिए देखना, वेवलेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज दिस मच। अब ये कब आता है अपने को, यहाँ पे अब वियंस लॉ, जैसे कि क्वेश्चन में आपको वियंस कांस्टेंट भी गिवन है, वियंस डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको याद होगा, जिसमें वियंस कांस्टेंट भी गिवन है, उससे हमें टेम्परेचर और वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी का ये रिलेशन आता है, राइट। तो क्वेश्चन इज आस्किंग यू लैम्डा m ओनली एंड टेम्परेचर इज गिवन, सो लेट्स अगेन कैलकुलेट b की वैल्यू, यानी कि वियंस कांस्टेंट की वैल्यू 2.90 इंटू 10⁻³ गिवन है, एंड टेम्परेचर 2500 केल्विन लगाकर ये वैल्यू देखो 1160 आ जाएगी, है ना। ये तो सामने दिख रहा है ना, 29/25 1 से बड़ा ही है, 1160 है ये, इसको आप कंफर्म कर सकते हो वैसे, है ना। 1160 प्रिसाइसली आता है, तो ये 1160 नैनोमीटर आ जाता है, एंड देयरफॉर सी बिकम्स करेक्ट आंसर, ठीक है। सी बिकम्स करेक्ट आंसर, एंड लास्टली डी which is taking the average wavelength of the emitted radiation to be this, है ना। तो अगर ये आपने निकाला मैक्सिमम, बट एवरेज एक अलग चीज है ना, मैक्सिमम एवरेज हो जरूरी नहीं है, तो ये एवरेज अगर आपने निकाला है, देन टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स विच आर एंटरिंग इनटू द आई एज ऑब्जर्व्ड, है ना। तो आपके जो ऑब्जर्वर है उसकी आईज में कितना एंटर करेगा, अब यहाँ पे ध्यान देना, अगेन वेरी स्टैंडर्ड थिंग,
जो अपन अपने लेक्चर्स में ही डिस्कस करते थे, है ना, मतलब फोटॉन्स के लेक्चर यानी कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसके लेक्चर्स में अपन डिस्कस करते थे कि आइज में कितना एंटर करेगा, तो आइज में कितनी पावर एंटर कर रही है वो हमने निकाल दिया। आइज में जितनी पावर एंटर कर रही है उससे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आने चाहिए पर यूनिट टाइम, दैट यू डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ अ फोटॉन, एच सी बाय लैम्डा, है ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन निकालने के लिए ध्यान देना, पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी। पावर बाय एनर्जी के डायमेंशंस क्या आएंगे बच्चों, पर सेकेंड। तो पर सेकेंड कितने, है ना, पर सेकेंड पूछ रहा है क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटर कर रहे हैं, यहां से आएगा। लेट्स मेक द कैलकुलेशन। तो ये आ रहा था कुछ 3.19 इंटू 10⁻⁻8 होल थिंग डिवाइडेड बाय एच सी की भी स्टैंडर्ड वैल्यूज दे रखी है, वही पुट इन करते हैं क्योंकि एसआई यूनिट में ही सब कुछ दिया हुआ है। जूल सेकेंड वाली है ना, सी की 3 इंटू 10⁸ वाली। एंड डू यू नोटिस कि बच्चों 3.00 मतलब डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक आपको सिग्निफिकेंट फिगर दी है सब जगह, है ना। ये तो एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट है, मतलब आपको डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक ऑप्शंस में भी, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, आंसर करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स के हिसाब से। आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे चल रही है। एवरेज इज 1740 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ and then again if you calculate this, the value you get is 2.29 into 10⁻11, ठीक है ना। so that falls into the range, therefore D is also the correct answer, and so far यहाँ पे A गलत था और B C D सही है, तो फाइनल आंसर आपका B C and D हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, क्या क्वेश्चन डुएबल है, सिंपल है? एंड रिमेंबर इट इज मल्टीपल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पे जितना एफर्ट लगाना पड़ा उससे +4 मिल रहे हैं। आई थिंक दैट इज टोटली वर्थ इट। इस तरह के क्वेश्चन रेगुलरली जे एडवांस के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये 2020 पेपर 1 का क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू अ रीसेंट क्वेश्चन, जे एडवांस 23 पेपर 1 का क्वेश्चन, लिस्ट मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। अगेन जनरली लिस्ट मैचिंग आपके आसान होते हैं क्योंकि 2 या मैक्सिमम 3 केस से ही आपका एलिमिनेट होकर आंसर आ जाता है। और लिस्ट 1 लिस्ट 2 में अगेन एक ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर लिस्ट 1 में दे रखा है, लिस्ट 2 में आपको अप्रोप्रिएट सिचुएशन दे रखी है ना। टेम्परेचर्स तो दे ही रखे हैं बट सिचुएशन क्या है देखना, सबसे पहली वाली फर्स्ट, ठीक है ना। लुक एट दिस सिचुएशन, द रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ। अगेन ये लैंग्वेज जब यूज हो रही है इसका क्या मतलब है, आप वीएन्स लॉ की बात कर रहे हैं। रेडिएशन की इंटेंसिटी जहां पे मैक्सिमम है, दैट इज द वेवलेंथ दैट कैन लीड टू एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, जिसका वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो वेवलेंथ कितनी है मुझे पता है, और वेवलेंथ अगर मुझे पता होगी तो मैं उसका टेम्परेचर निकाल पाऊंगा वीएन्स लॉ से, है ना। तो ये मतलब आपको रिलेट करना है कहीं ना कहीं कि ये मैं कैसे निकाल सकता हूं, व्हाट कंसेप्ट्स आर बीइंग यूज्ड हियर। ऑफ कोर्स फर्स्ट कंसेप्ट इज वर्क फंक्शन, है ना, जिसमें वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रोवोल्ट आपको दे रखा है, hc/5। तो 1240 ले लेते हैं अपॉन 4 इलेक्ट्रोवोल्ट में जो वैल्यू है, ये वाली इलेक्ट्रोवोल्ट नैनोमीटर में वैल्यू है, उससे वेवलेंथ आपकी 310 नैनोमीटर आती है ना। मतलब ये बड़ी स्टैंडर्ड वैल्यू भी है। 4 इलेक्ट्रोवोल्ट कब आता है, जब 1240/4 310 नैनोमीटर आपको एमिट या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है। अब मैं कह रहा हूं इसकी पीक वेवलेंथ ये है, तो इसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर निकालने के लिए आपको वीएन्स लॉ लगाना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो रही क्या, है ना। लैम्डा टी इक्वल टू बी से टेम्परेचर इज बी, एंड बी की वैल्यू अगेन दे रखी है यहाँ पे, वही यूज करेंगे 2.9 इंटू 10⁻³ अपॉन 310 नैनोमीटर, ठीक है जी। तो अब इससे कितना टेम्परेचर आता है एक बार गेस वर्क भी करो। 10 की पावर सेटल हो जाएंगी तो उसके बाद आपको 29/31, है ना, 29/31 विल डेफिनेटली बी समथिंग लेस देन 1000, है ना। बट हाउ मच इज इट, आई विल कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू एंड देन विल नो किस रेंज में आ रहा है ना। तो 935 आ रहा है ये, एंड 1000 के आसपास ही आ रहा है, 1000 ही आ रहा है ना। देखना एक बार, 10⁻6 हो गया न्यूमरेटर में, 1 2
डेसिमल प्लेसेस कर दो, ये 29 290 बाई 310 10⁻6 हो गया था और 4 हो गया था। ठीक है, आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई दिस बाय 10,000 मतलब, बट एग्जैक्टली ये 10,000 नहीं आ रहा है, लेकिन राउंड ऑफ करके अपन 10,000 इसको बोल सकते हैं। एग्जैक्टली आ रहा है 9355। ठीक है जी, ओके। तो 10,000 वाला इससे आप मैच कर सकते हो। ठीक है, बट अगेन यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट दे रखा है और एक ऑप्शन अभी जस्ट मैच होता हुआ दिख रहा है ना, तो हम एस का 1 मैच करते हुए देख पा रहे हैं, बट वी नीड मोर ऑफ कोर्स, क्योंकि लिस्ट मैचिंग है तो अपने को और केसेस भी यहाँ पे सोचने पड़ेंगे। ठीक है, अब अपन सीक्वेंशियली ही चल रहे हैं, लास्ट में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम हॉल में कौन सा पहले करना चाहिए, क्योंकि एज यू कैन सी यहाँ पे कैलकुलेशन भी गंदी हो गई और ये जनरली लिस्ट मैचिंग जल्दी हो जाते हैं, बट ये लंबा गया। इसका क्या मतलब है, मे बी देयर आर अदर ऑप्शंस विच आर सिंपलर टू एग्जीक्यूट, है ना। तो रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ इज विजिबल टू ह्यूमन आईज। नाउ व्हिच टेम्परेचर हैज अ रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ विजिबल टू ह्यूमन आई, है ना। उसके लिए आपको एक रेंज जैसे कि 700 नैनोमीटर 400 नैनोमीटर के लिए टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। तो लेट्स कैलकुलेट फॉर द सेकंड केस, है ना, कि टेम्परेचर की क्या रेंज होगी अगर ही इज टॉकिंग अबाउट वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज, है ना। 2.9 इंटू 10⁻³ होल थिंग डिवाइडेड बाय, लेट्स टेक 400 नैनोमीटर। ठीक है, 400 नैनोमीटर से आपकी क्या रेंज आएगी, 10⁻⁶ सॉरी 10⁻⁹, एंड इससे अपने को 290 बाय, वही बात है जैसे ये भी नैनोमीटर में था ना, है ना। इससे 3955 आया। अब सुनना इस चीज को, ये 310 है और ये 400 है, मतलब आपने वेवलेंथ थोड़ी सी बढ़ा दी तो क्या टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। एंड हाउ मच विल यू गेट फॉर एग्जैक्टली इन विजिबल रेंज, है ना। तो दोनों अपर एंड लोअर लिमिट निकाल सकते हैं अपन, 400 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर। तो डू वी अंडरस्टैंड कि ये रेंज आपकी आ जाएगी एक, ये वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट दिस ओनली, है ना। तो इस क्वेश्चन में यही कैलकुलेशंस आई थिंक वो आपको करनी है। तो चलो एक कर ही लेते हैं। 400 से 72 समथिंग समथिंग, है ना। तो ये आता है 7250 केल्विन, ठीक है ना। T1 लैम्डा, ये क्या हो गया, मिनिमम वेवलेंथ से मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया, और मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम वेवलेंथ से आ जाएगा जो कि 700 नैनोमीटर है, 700 नैनोमीटर है, समझ रहे हो। ठीक है, तो बट दिस इज नॉट दी ओनली वे, मतलब आप समझ रहे हो, आप सोच रहे हो अगर यही वो एक तरीका है क्या इस क्वेश्चन में, क्या हम इतना समय लगाएंगे एग्जाम हॉल में भी, नॉट एट ऑल, क्योंकि आपको वहां पे पता है कि दूसरे ऑप्शन से और जल्दी हो जाएगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन अगेन कैलकुलेशन इंटेंसिव थे, बट एटलीस्ट आई कैन अराइव एट एन आंसर विच इज 5000 केल्विन, जो कि आपका क्यू वाला ऑप्शन है ना। तो क्यू का 2 मैच कर गया है सो फार। ठीक है जी, लेट्स ट्राई, क्योंकि 3 है, 3 4 5 ऑल्सो। ठीक है, तो 3 का क्या आ रहा है देखते हैं। रेडिएशन एट पीक एमिशन वेवलेंथ विल रिजल्ट इन द वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमा। नाउ सी दिस इज द इजीएस्ट, है ना, ये सबसे आसान है, इसी को पहले करना चाहिए आपको ताकि एलिमिनेशन से। अब देखते हैं ना, सपोज आपको क्वेश्चन में, क्योंकि ये आसान क्यों है, क्योंकि वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, है ना, रिमेंबर दैट डिफ्रैक्शन में, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात कर रहा है, a width of the central maxima is 2 times lambda d by a। वाइडेस्ट होने के लिए लैम्डा का मैक्स होना जरूरी है और टी का मिनिमम होना जरूरी है। ये बात समझ में आ रही है अपने को, है ना, क्योंकि वीएन्स लॉ का ही क्वेश्चन है ये भी।
विड्थ मैक्सिमम होने के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम जैसे वाईडीएससी में भी होता है ना, डिफ्रैक्शन और वाईडीएससी की फॉर्मूले सिमिलर है प्रोपोर्शनैलिटी में। तो वेवलेंथ मैक्सिमम होने के लिए टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए। तो दैट माय फ्रेंड इज पी ऑप्शन, एंड हियर यू कैन गेट योर आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशन ऑल्सो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस विच आई थिंक इज द मोस्ट सिंपलेस्ट, है ना। एक बार फोर्थ को देख लेते हैं। पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया इज 1/16 ऑफ दैट एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर दिस। अब ये भी आसान है, देखो ये भी अपने को पता है कि पावर का जो फॉर्मूला है सिग्मा ए टी टू द पावर 4, 1/16 कब हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा अगर टेम्परेचर T/2 टू द पावर 4 हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये 6000 के लिए है और ये 6000/2, तो 6000/2 यानी कि 3000 के लिए ऐसा होगा। तो 3000 वाला ऑप्शन एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो क्यू ऑप्शन इज मैचिंग अप विथ 4, ठीक है, 3000 केल्विन। अब यहां पे देखो मैंने अगर दिमाग लगा लिया कि ये दोनों सबसे आसान है, तो P3 एंड Q4 कितने ऑप्शंस में है, P3 एंड Q4 नहीं है क्या, है ना। तो सी ऑप्शन है इसका आंसर, समझ गए आप। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको हर एक केस में इतना ही एफर्ट मानना पड़ेगा। अपेरेंटली एज वी हैव ऑलरेडी सीन, अपने और भी केसेस देखें लिस्ट मैचिंग में, यार पहले दूसरे जनरली कैलकुलेशन इंटेंसिव होते हैं, बट अपन ने सॉल्व तो किया ही है इसको, और Q2 कर दिया है, एक बार उसको भी देखते हैं अपन। बट ये बात समझ में आ गई आपको कि दिस एंड दिस इज द इजीएस्ट केस। एक बार मैं इसका आंसर अभी वेरीफाई करता हूँ, है ना। और हमने क्या निकाला, S का 1 निकाल लिया, ठीक है ना। तो S का 1 भी यहाँ पे है, S का 1 भी 2 ऑप्शन में है, और P का 3 वैसे 3 ऑप्शन में है। P3 हो गया और Q4 अपन ने कर लिया, ठीक है ना। R का 2 आना चाहिए, हम यहाँ पे Q का 2 बोल रहे हैं। एक बार देख लेते हैं क्या R का भी Q2 है। R कौन सा है, 5000। अच्छा 5000 ही बोला था मैंने वैसे, लेकिन अपन ने मार्किंग शायद गलत कर दी क्या, एक सेकंड वाला केस R से ही तो मैच कर रहा है, यहाँ पे Q लिख दिया बट R ही है ना। ये रेंज ऑब्वियसली 5000 है, दैट माय फ्रेंड इज R, ठीक है। तो S1 या ऑर्डर में चले तो P3 Q4 S1 R2, P3 Q4 S1 R2 सारे अपन ने वेरीफाई कर लिए, एक बार देख लेना आप लोग। बट यस, इन ऑर्डर टू सॉल्व इट इन द एग्जाम हॉल इन मोस्ट एफिशिएंट वे, आपको सिर्फ P और Q यानी कि थर्ड और फोर्थ सॉल्व करना था, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ में आया, मजा भी आया, एंड यस। तो लुक एट दिस क्वेश्चन विच इज अ क्वेश्चन ऑफ, अगर आप इसको पढ़े एक बार और पढ़ के जल्दी से बताएं कि क्या ये मतलब फिर से स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का क्वेश्चन है ना, या जैसे अपन इसमें डायग्राम बनाते हैं। तो देयर इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ लार्ज इवैक्यूएटेड होलोस्फेरिकल शेल, है ना। होलोस्फेरिकल कंटेनर है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट पॉइंट की तरह मानेंगे, जिसमें से कंटेनर आपको 0 केल्विन पे मेंटेन्ड है एंड ऑब्जेक्ट आपको 200 केल्विन पे गिवन है, ठीक है ना। ऑलराइट, नाउ टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस एंड बिकम्स 100 केल्विन। 100 केल्विन बन जाता है किसी T1 टाइम में, 50 केल्विन बन जाता है T2 टाइम में। अज्यूम द ऑब्जेक्ट एंड द कंटेनर टू बी एंटायर ब्लैक बॉडीज, मतलब रेडिएशन का क्वेश्चन है ये, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ तो लगेगा ही, बट डू यू अंडरस्टैंड कि दिस इज समवॉट लाइक योर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ऑल्सो, है ना। बट हाँ, क्या यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन यूज कर पाएंगे, लेट्स सी। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम विच इज योर U, जो कि पावर भी बोल सकते हो आप, इज सिग्मा ए टी टू द पावर 4। अंडरस्टैंडेबल, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का क्वेश्चन है। डू यू अंडरस्टैंड दिस U इज ऑल्सो dq by dt, the rate at which the object is losing its heat, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कोई रेडिएशन इनकमिंग नहीं, ये ऑब्जेक्ट जो भी है m मास की मान लेते हैं, s स्पेसिफिक हीट की मान लेते हैं, ध्यान देना। जो एनर्जी रेडिएट कर रही है उससे उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, 200 से स्टार्ट किया, T0 बोल दिया उसको, 100 केल्विन, 50 केल्विन। अब ये अगर एनर्जी लूज कर रहा है ऑफकोर्स, देन दिस इज ऑल्सो ms माइनस dt by dt, that is the rate of loss of its temperature
एंड दैट डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। तो डी टी बाई डी टी है ना, तो एम एस डेल्टा टी अपन रख रहे हैं और माइनस साइन लगा रहे हैं बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। तो यहां से आपको जो इक्वेशन आ रही है, लेट्स पुट दिस इन टर्म्स ऑफ डी टी, लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं मैं, एक बार चलो इसको रीअरेंज कर लो, माइनस डी टी बाई टी टू द पावर 4 इक्वल टू सिग्मा ए बाय एम एस, तो कांस्टेंट हो जाएगा, डी टी आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से आप जब इंटीग्रेट करोगे और सिंपल हो गया क्वेश्चन, राइट, दैट टाइम एंड माइनस टी टू द पावर -4 का इंटीग्रेशन, आपको रिलेशन यहां पे मिल जाएगा। अब लिमिट्स क्या आएंगी बच्चा, टी इक्वल टू 0 पे टी नॉट टेम्परेचर है, डोंट फॉरगेट दैट टी नॉट इज 200 केल्विन, और किसी भी टी टाइम पे कितना टेम्परेचर है, तो इस रिलेशन से आपका 2 टाइम T1 T2 आ जाएगा और T2 बाई T1 आपको निकालना है। तो लेट्स मेक द कैलकुलेशंस। ठीक है, सिग्मा ए, यहां से आप लिमिट लगाएंगे टी टू द पावर -3 बाय -3, माइनस कैंसल्स 3, एंड टी नॉट से टी अगर लिखेंगे 3 भी बाहर ले लो, तो 1/T³ -1/T0³ आपका जनरल फॉर्मूला ऑफ सॉर्ट बन जाता है। ठीक है, दैट बिकम्स द काइंड ऑफ लाइक द फॉर्मूला इन दिस केस, विच इज ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला। व्हाई? बिकॉज एज यू कैन सी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर में और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है ना। मतलब जनरली अगर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता तो अपन डेल्टा टी को टी नॉट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान के डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी भी लिखते थे, बट अगर आपको याद हो, अदरवाइज हम इंटीग्रेट करते थे। उसी तरह के क्वेश्चन हम लेक्चर में करते हैं, हमने अपने एडवांस के रिवीजन बैच में भी हमेशा से किया है। तो रिमेंबर, ये चीज़ें मतलब बड़ी बेसिक हैं जो कि आपको एडवांस में रेगुलरली आती रहती है। ठीक है, नाउ यहीं पे कैलकुलेट कर लें, वी डू हैव अ स्पेस ऑन द नेक्स्ट पेज, बट इफ आई कैलकुलेट यहाँ पे देखना T2 बाई T1 में क्या लिखूंगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली, एंड एक टेम्परेचर है 50 केल्विन का, एक है 100 केल्विन का, 1/50 केल्विन टू द पावर 3 ना, क्यूब है ये, एंड 1/200 क्यूब होल थिंग डिवाइडेड बाय 1/100 क्यूब माइनस 1/200 क्यूब। ठीक है, और इसमें अगर आप एलसीएम 200 क्यूब ही ले लो, विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, तो 200 क्यूब एलसीएम ले लो, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 4 क्यूब -1, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 क्यूब -1, तो 4 क्यूब -1 इज 63, 2 क्यूब -1 इज 8 -1 इज 7, एंड 9:1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। एक बार पिछले का भी और इसका भी आंसर देख लेते हैं। यस, 9 इसका आंसर है। ऑलराइट, तो एज यू कैन सी दीज आर क्वाइट डूएबल क्वेश्चंस। बात यह है कि देखो रेडिएशन में बहुत डेप्थ क्या बनेगी, एडवांस के हिसाब से इतनी डेप्थ इनफ है ना। वैसे तो और अच्छे क्वेश्चन इस तरह के स्फेरिकल सेटअप में हमने अपने डीपीपीज में भी किए हुए हैं, पर हाँ, दिस इज गुड इनफ फॉर अ सिंपल पेपर ऑफ 21। एंड अगेन लुक एट दिस क्वेश्चन। तो पिछले 5 सालों में 4 क्वेश्चन आए ना हीट ट्रांसफर पे, जनरली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पिछले 5 सालों में 4 क्वेश्चन आए। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। जे एडवांस 2020 पेपर 2 का क्वेश्चन, कंटेनर विद 1 kg ऑफ वाटर इन इट केप्ट इन द सनलाइट है, कॉजेज वाटर टू गेट वार्मर देन द सराउंडिंग, ऑफ कोर्स, है ना। एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया रिसीव ड्यू टू सनलाइट इज दिस मच गिवन है ना, कि 700 वाट पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम गिर रहा है जहाँ पे सनलाइट गिर रही है ना, और 1 kg वाटर आपने रखा हुआ है जिसका एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर दे रखा है। नाउ अज्यूमिंग हीट लॉस फ्रॉम द वाटर टू द सराउंडिंग इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अज्यूम करना है अपने को, एंड द डिफरेंस इन डिग्री विद द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विद द सराउंडिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको निकालना है। तो इमेजिन दिस सिचुएशन, है ना। इस सिचुएशन को आप लोग जरूर एक बार समझना। देयर इज अ वाटर 1 kg जो कि सनलाइट रिसीव कर रहा है, ऑफ कोर्स,
एंड सनलाइट से कितनी पावर पर यूनिट एरिया आ रही है और एरिया भी गिवन है, तो वी नो हाउ मच ऑफ पावर बीइंग एक्सेप्टेड बाय दिस इज, है ना, इंटेंसिटी इनटू एरिया, फर्स्ट थिंग वी नो। सेकेंड थिंग इज क्योंकि मास है और रेडिएट भी कर रहा है ना, तो एक पॉइंट पे इसका टेम्परेचर T और सराउंडिंग टेम्परेचर T0 में एक डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा T, जो कि क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, इज दैट क्लियर? टेम्परेचर ऑफ वाटर इज हाउ मच वार्मर देन द सराउंडिंग, ठीक है। Now in this, of course, what do we know? In this entire setup, we know that T minus T naught, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का आपको सेटअप है, विच इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर विद टाइम, इस K टाइम्स T माइनस T नॉट, ठीक है, या माइनस साइन भी लगा सकते हैं सिंस वी नो टेम्परेचर डिक्रीजेज, बट ठीक है, एक बार इसको ऐसे ही लिखते हैं। एंड दैट इज इफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का इक्वेशन, ध्यान देना क्वेश्चन में द कांस्टेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी गिवन है, मतलब दिस इज गिवन टू यू, और एक बार इसके डायमेंशन चेक कर लेना, पर सेकंड में है ना, जैसे ये तो टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर पर यूनिट टाइम, तो K के डायमेंशन पर सेकंड आ जाते हैं ना, तो दिस इज गिवन, हमें ये यूज करना है, फिर K इज 0.001, तो रिमेंबर दैट, ठीक है। नाउ आई नो कि मास दे रखा है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहीं ना कहीं दे रखी है, तो मैं इसको अज्यूम करके चलूंगा, एंड ऑल्सो मैं लिख पाऊंगा dq इक्वल टू ms dt माइनस साइन के साथ, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो, है ना, एंड dq बाई dt अगर मैं कर दूं तो ये dt बाई dt मुझे पता है, ठीक है। एंड हाउ मच इज dq बाई dt? इट इज द पावर बीइंग एब्जॉर्ब्ड, dq बाई dt इज द पावर विच इज इनकमिंग बाय ms में डिवाइड कर देता हूं, तो ये बच्चा लोग दो इक्वेशन है, दो अलग अलग कंसेप्ट है जिनको मिक्स करके क्वेश्चन बनाया हुआ है ना। ऑफ कोर्स दोनों ही कंसेप्ट हीट ट्रांसफर के हैं, बट जनरली ऐसा होता है, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और दूसरा आपका Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अब M दे रखा है, फिर ऑप्शंस में क्वेश्चन में लास्ट में देखो S भी दे रखा है, तो हाउ टू रिलेट दोस टू, देयर इज मोस्टली वन वे ओनली विच इज Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी से डी क्यू बाई डी टी डिराइव करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, समझे? मतलब आपको भी तो फिगर आउट करना है क्या हो रहा है, कि इनकमिंग रेट ऑफ एनर्जी डी क्यू बाई डी टी और उसकी वजह से डी टी बाई डी टी आ जाएगा। अब डी टी बाई डी टी को एलिमिनेट करना है, क्वेश्चन में ये तो पूछा ही नहीं, डेल्टा टी पूछा है आपको, रादर दिस डेल्टा टी इज बीइंग आस्क्ड, नो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट कैन आई राइट? फ्रॉम 1 and 2 माई माइनस डी टी बाई डी टी, है ना, वैसे टेम्परेचर बढ़ ही रहा होगा ना, बट सराउंडिंग से कम होगा, दैट इज द पॉइंट, सराउंडिंग से थोड़ा ज्यादा होगा, बट एक पॉइंट पे ये कांस्टेंट हो गया है ना, तो मेरा माइनस डी टी बाई डी टी लिखना उचित है, क्यों मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना, क्योंकि हमें पता है कि हीट इज बीइंग लॉस्ट टू द सराउंडिंग, है ना, तो वो रेडिएशन की वजह से टेम्परेचर हुआ क्या है, ध्यान देना, रेडिएशन की वजह से टेम्परेचर वो लूज करना चाह रहा है, बट इनकमिंग एक और हीट है, तो वो दोनों बैलेंस हो रहे हैं, समझ रहे हो? तो दिस इज माई डी क्यू बाई डी टी ड्यू टू रेडिएशन टू द सराउंडिंग, है ना, क्योंकि ये टेम्परेचर ज़्यादा, ये कम है, और क्योंकि इनकमिंग एक रेट आ रही है, आउटगोइंग एक रेट आ रही है, तो दोनों बराबर जब हो गए, मतलब एक तरह से इन दोनों रेट्स को अपन इक्वेट कर रहे हैं ना, रिमेंबर दैट, तो दैट विल ब्रिंग द टेम्परेचर इन अ लॉन्ग टाइम टू बी कॉन्स्टेंट विद द सराउंडिंग, ये कंसेप्ट है भाई, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो P बाय एम एस इक्वल टू K डेल्टा टी, एंड यहां से अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन हमेशा प्लीज लास्ट में करें, वरना क्या होगा ना अपने को, और पावर इज इंटेंसिटी इनटू एरिया दे रखा है, ms दे रखा है, K भी दे रखा है, ठीक है, तो इंटेंसिटी थी 700 वॉट, एरिया था 0.05 मीटर स्क्वायर, मास 1 kg है, S आपका 4200 है, ये ऐसा यूनिट्स में सब कुछ दे रखा है बच्चों, 0.001 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, ये देखना कैलकुलेशन भी अच्छी, 7 5 35 बाई 4.2 आ रहा है, व्हाट इज 35 बाई 4.2 प्रिसाइसली, इंटीजर तो नहीं है, बट न्यूमेरिकल आंसर 8.33 इसका बन जाता है,
not exactly 8 but 8.33, right? So that, my friend, is the question on Newton's law of cooling as well as Q equal to ms delta T. ओके, तो अगर आपने क्वेश्चन ट्राई किए हैं तो एक बार में समझ में आ गए होंगे होपफुली, अगर नहीं किए तो एक बार जरूर से ट्राई भी करना। एंड दिस इज योर एंटायर थर्मल फिजिक्स। आज के सेशन के नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे और इस तरह के और भी फ्री कंटेंट आपको J1 ऐप पे फ्री कोर्सेज सेगमेंट में मिल जाएगा। PYQ खजाना में आप TPT बेस्ड प्रैक्टिस भी कर सकते हो, शिफ्ट वाइज, पेपर वाइज। उसके अलावा अपने इन्फिनिटी ड्रॉपर बैच की इंफॉर्मेशन एक बार यहाँ पे देख लेना। इन्फिनिटी अपना ड्रॉपर बैच है जिसमें आपको 500 प्लस लाइव क्लासेस के अलावा उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस विद वीडियो सॉल्यूशंस मिलता है ना। तो अपनी सारी क्लासेस बेसिक से एडवांस लेवल पे है। ऑफ कोर्स वी स्टार्ट विद वेरी बेसिक थिंग्स एंड देन in the lectures and even in the DPPs we take it up to the advanced level and even beyond at some points. तो अगर आपको वो ये बेसिक से एडवांस लेवल की एक प्रिपरेशन करनी है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है तो इन्फिनिटी इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड अचीव दैट विद इन अ स्पैन ऑफ 6-7 मंथ्स, है ना। तो ये अचीवेबल है, ये पूरा कंटेंट एग्जीक्यूट हम कर देते हैं अप्रैल से स्टार्ट करके या मई से स्टार्ट करके, थोड़ा लेट भी आप जून से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपका नवंबर से कई पहले हम सिलेबस कर देते हैं, बट वर्स्ट केस आपका नवंबर तक सिलेबस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप रिविजन्स करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, मेंटरशिप करेंगे, है ना। 3 क्लासेस पर डे का ही लोड है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 4.5-5 आवर्स ब्रेक्स मिला लो, उतनी क्लासेस होगी। और उसके अलावा आप लोग अपनी प्रैक्टिस करें, पूरे दिन प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही ड्रॉपर इंप्रूव होता है, आपको ये बात पता है। तो दैट इज द प्लान फॉर ड्रॉपर्स एंड क्लास 11-12 में कोई स्टूडेंट है देख रहा है तो यही चीज़ आपको भी मिल जाएगी। एंड DPPs विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि वीडियोस आप देख के कहीं पे भी चीज़ अटक जाते हैं। जैसे कई बार होता है ना, मटेरियल तो अपने पास है बट उसका रिटर्न सॉल्यूशन है, एट बेस्ट रिटर्न सॉल्यूशन, बट वीडियो सॉल्यूशन बाय द सेम टीचर हु इज टीचिंग यू द लेक्चर्स, ये बेस्ट चीज़ है और प्राइस भी बड़ी बेस्ट है। तो आप ये सारी चीज़ों को एक बार चेकआउट करें ऐप पे जाके। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब रहें, ऐप पे जाके भी चेकआउट करें, और भी बहुत सारा कंटेंट है। थैंक यू सो मच।